हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज से हम शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, उसको हम शुरू करने वाले हैं। और सबसे पहले हम करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे के, उनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, वो है रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से। आज हम कंप्लीट करेंगे एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। अब जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो ये PDF है, ये मैंने ली है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। जो हिमाचल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, वहाँ से इस PDF को मैंने लिया है। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू जो भी इस साल का गवर्नमेंट ऑफिशियली जो इकोनॉमिक सर्वे है गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया हुआ। ठीक है, अब हम सिर्फ वही इसमें डिस्कस करेंगे, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ हम जो इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जाता है जिस तरह से, वैसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे का जो क्वेश्चंस आते हैं वो लाइन टू लाइन इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछे होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि अगर हम बात करें जो की हाइलाइट्स है, इस बार न्यू ये जो की हाइलाइट्स है, ये जो पॉइंट्स है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐड हुए हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए कि एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर ड्राइवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इकॉनमी। ठीक है, हमें पेपर के लिए ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी है। हमें क्या देखना है, जैसे कि सेकंड लाइन है, अबाउट 57.03% ऑफ द स्टेट्स इंटायर वर्कफोर्स हैज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वाया इट। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है, ये हमें अपने पेपर के लिए ध्यान रखना है। 57.03 जो % है, ठीक है, वो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखना है कि जो वर्क फोर्स है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लेती है इसके थ्रू। ठीक है, सेकंड जो है एग्रीकल्चर है जो, और इसके जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ है वो कितना है, 13.47% ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, तो GSVA का कितना है, 13.47%। क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़। तो अगर आप अभी बिगनर्स हो तो आपको क्या करना है, जो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आपने अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने हैं और इनको बार बार रिवाइज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे के जो ये की हाइलाइट्स है ना, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि की हाइलाइट्स जो इन्होंने गिवन दी है वही आपको, जब हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 57.03% वाला पोर्शन। ठीक है, जो इसकी जो रिलेटेड है वर्कफोर्स से स्टेट की, और सेकंड है जो इसका GSVA का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 13.47%। तो ये दोनों % आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर, तो यहाँ से आपको जो लाइन याद रखनी है वो है ये वाली, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन टोटल GSVA इन द स्टेट हैज़ रिमेन्ड बिटवीन 12 to 15% इन द लास्ट 5 ईयर। तो जो इस तरह की कुछ लाइन्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, या फिर आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अब देखिए ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स सब सेक्टर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर जो है और उसके जो सब सेक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्रॉप सब सेक्टर। ठीक है, तो जो क्रॉप सब सेक्टर है वो आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना, 62.6% ऑफ एग्रीकल्चर एंड 8.43% ऑफ टोटल GSVA। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2022-2023 का, इसमें जो क्रॉप सब सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट मेजर सब सेक्टर with agriculture in Himachal Pradesh, accounting 62.6% of agriculture and allied sector and 8.43% of total GSVA in financial year of 2022-23। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है क्रॉप सब सेक्टर की आपको ध्यान में रखनी है। कितनी रखनी है ध्यान में आपको, बेसिकली 8.43 है ये % आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा जो डाटा है वो गलत है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ का GSVA में, ठीक है, उसका जो 2022 और 2023 का जो डाटा है वो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें कि आपका क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट एंड लॉजिंग और फिशिंग, इसको आप इन जो 4 जो ये सेक्टर्स है इनका डाटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में। ठीक है, तो 8.43 हमने देख लिया किसके लिए, क्रॉप सब सेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए लाइव स्टॉक का कितना है, 1
2.61, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग है उसका कितना है 3.28, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री का 3.28 है और फिशरी का कितना है 0.14, फिशरी का कितना है 0.14%। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये इंटरचेंज कर दिया इन्होंने और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो आप इस डाटा को याद ना रख के आप जो ये टेबल में डाटा गिवन है इसको ध्यान में रखिएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का GSVA, ठीक है। अब देखिए ये चारों डाटा, क्रॉप का है 8.43, लाइफ स्टॉक का है 1.61, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग का है 3.28 और फिशिंग का है 0.14। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू स्टेट इकोनॉमी एट करंट प्राइस, ठीक है। तो करंट प्राइस पे जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का टू स्टेट इकोनॉमी वो कितना है, देखिए यहाँ पे क्रॉप्स का कितना है, जो ब्लू लाइन है वो है आपका 0.80, ठीक है। लाइफ स्टॉक का कितना है 4.30, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग का कितना है आपका 2.70 और फिशिंग का कितना है 7। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें अलग अलग से भी गिवन इन्होंने दे रखी हुई। देखिए हमने क्रॉप सेक्टर का पढ़ लिया, अब देखिए लाइफ स्टॉक, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइफ स्टॉक कितना अकाउंट करता है 1.61% ऑफ टोटल GSVA, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। यहाँ पे देखिए 1.61, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि 12% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर GSVA इन फाइनेंशियल ईयर। तो जो ये वाला डाटा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ये 4.3% है, ये क्या पढ़ा हमने अभी, ग्रोथ रेट, ठीक है। देखिए लाइफ स्टॉक का जो ग्रोथ रेट 4.3%, तो ग्रोथ रेट यहाँ पे देखिए लाइफ स्टॉक का कितना है 4.3%। तो ये वाला टेबल आपका इस चीज़ का है। तो आप यहाँ से पढ़ लेना या फिर टेबल से पढ़ लेना, दोनों कहीं से भी देख लेना, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फॉरेस्ट्री वैसे ही 3.28%, ठीक है, ऑफ टोटल GSVA और 24.4% ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, और इसका जो ग्रोथ रेट कितना है 2.7%। फिशरी का देखिए ओनली 0.14%, ठीक है, और एग्रीकल्चर में ये करता है और बिकम 1.0% और जिसका ग्रोथ रेट है वो है 7%। तो जो ये दो टेबल है, ठीक है, ये दोनों टेबल आपको अपने ध्यान में रखने हैं। आई होप इतना सा आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि तब ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें जस्ट इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना है और उसके जो फैक्ट्स है उसको लर्न करना है। तो ये दोनों टेबल आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें जो क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग एंड फिशिंग का जो डाटा है वो आपको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको ज़रूर आप अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो है 17th इन इंडिया और 126 इन वर्ल्ड विद अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो दो रैंक है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है हिमाचल का 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से जो 9.7% जो एरिया है वो किसके अंडर आता है, नेट सोन एरिया के अंडर आता है। तो जो ये वाला आपका पॉइंट है ना 9.75 जो % है ये क्या आता है, नेट सोन एरिया के अंडर ये एरिया आता है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर 20.19% आता है फॉरेस्ट कवरेज, 20.19% किसके अंडर आता है, फॉरेस्ट कवरेज के अंडर आता है, ठीक है। बाकी जो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इज़ अराउंड 20.4%, ठीक है। फैलो लैंड जो आपकी बंजर भूमि होती है वो 1.53% है। बैरन एंड अनकल्टिवेटेड जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो सकता है वो 39.6% है। और जो बाकी बचा है, ठीक है, वो किसके लिए है, परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स के लिए। तो जो ये है आपका, इसको आप ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। इसका भले ही टेबल बनाकर इस तरह से उसको याद करने की कोशिश करिएगा कि नेट स्वॉन एरिया आपका 9.75% है, ठीक है, टोटल ज्योग्राफी का, और 20.19% फॉरेस्ट कवरेज है, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर 20.41 है, ठीक है। तो जो आपका फॉरेस्ट कवरेज है और जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला है वो 20 ही है, एक 20.19 है और एक 20.41% है, ठीक है। बैरन आपका 13.96 है और फैलो लैंड्स आपकी 1.53% है। और अगर आप बाकी जो बचा है वो आपका क्या है, परमानेंट पास्चर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड है। तो ये न्यू है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, इसीलिए इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। अब आता है आपका लैंड होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इन द स्टेट इज 9.97। देखिए नंबर ऑफ होल्डिंग, अगर आपको यहाँ से नहीं पढ़ना होता है तो आप टेबल जो गिवन है वहाँ से आप इसको इजीली कैच कर लोगे। देखिए नंबर ऑफ होल्डिंग कितनी है, 9.97, ठीक है। अब जो एरिया ऑपरेटेड है वो कितना है, 9.44, ठीक है। होल्डिंग कितनी है, 9.97, जो एरिया ऑपरेटेड है, ठीक है, वो कितना है 9.44, और एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग की कितनी है 0.95। अब इसमें जो नंबर ऑफ होल्डिंग आपके पास किस तरह की है, देखिए मार्जिनल है, जिसमें आपके पास 1 हेक्टेयर से कम एरिया आता है। मार्जिनल में आपके पास 1 हेक्टेयर से कम एरिया आता है, स्मॉल में आपके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक है, और मीडियम में आपके पास 4 से 10 हेक्टेयर का जो एरिया आता है, और लार्ज जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है उसमें जो एरिया है वो आपका लार्ज में आता है। जो तो इसी के बेस पर आपके पास जो यहाँ पर 2 टेबल है ये आपको अपने एग्जाम के लिए याद करने हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग। अब जो लार्ज है, ठीक है, जो लार्ज मतलब कि जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, वो आपके पास कितने परसेंटेज है उसके, 30%, मीडियम की 2.06, सेमी मीडियम 8.25, स्मॉल की 17.45, मार्जिनल की 71.45। तो जो ये टेबल है आपका परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये है परसेंटेज ऑफ एरिया होल्डिंग, वैसे ही कि जो लार्ज है उसके पास जो एरिया है वो कितने एरिया पे ऑपरेट करता है, 4.97% पे, ठीक है। मीडियम वाला 15.48 पे, सेमी मीडियम वाला 23.65 पे, ठीक है। तो ये जो टेबल है आपके दोनों, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लास्ट ईयर जो हमारा क्वेश्चन बना था वो इस पे बना था, नंबर ऑफ होल्डिंग पे, एरिया ऑपरेटेड पे और एवरेज साइज पे, ठीक है। तो इस बार इस पे तो देखो नहीं बन सकता, हो सकता है कि इस पे बने, या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो इन दोनों पे बने, परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग या फिर परसेंटेज ऑफ एरिया ऑपरेटेड। तो ये टेबल आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है रेनफॉल। अब देखिए जो रेनफॉल है, रेनफॉल से रिलेटेड आपका जो डाटा है उसमें आपको क्या चीज़ें याद रखनी है कि रेन फेड एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द फार्म्ड लैंड इन द स्टेट, ठीक है। तो जो रेन फेड एग्रीकल्चर है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 80%। तो ये 80% आपको ध्यान में रखना है। अब जो राइस, मेज और वीट है वो स्टेट की मेन सीरियल क्रॉप्स है, ठीक है। आपको जो एग्रो क्लाइमेटिकली है वो जो स्टेट है वो डिवाइडेड है 4 जोन में, ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेटिकली जो स्टेट है वो डिवाइडेड है 4 जोन में, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल, सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स, वेट टेम्परेट, हाई हिल एंड कोल्ड डेजर्ट। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि एग्रो क्लाइमेटिकली 4 डिवीजन में हमारा हिमाचल डिवाइडेड है, और जो रेन फेड एग्रीकल्चर है वो आपका 80% है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एवरेज रेनफॉल है स्टेट का वो है आपका 1251 मिलीमीटर, ठीक है। 1251 मिलीमीटर आपका एवरेज रेनफॉल है, और जो कांगड़ा है वहाँ पे हैज़ द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी। तो ये जो फैक्ट है ये आपको पेपर के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। एवरेज कितना है 1251 मिलीमीटर, कांगड़ा हैज़ द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी। और जो रेन फेड एग्रीकल्चर अकाउंट करता है कितना, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द फार्म लैंड, ठीक है। सो ये है रिलेटेड आपका रेन फेड एरिया से। अब आता है एनुअल रेनफॉल, ठीक है। 2021 की अगर हम बात करते हैं तो जो रेनफॉल है वो कितना mm हुआ आपका 1131.6 mm मिलीमीटर, ठीक है। सो ये डाटा भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अब है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी ट्रेंड्स इन आउटपुट, ठीक है। तो नेट स्वॉन एरिया जो हमने अभी देखा था, ठीक है, वो आपका क्या हुआ है, मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें कुछ और है, देखो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, बस कुछ चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है आपका द एरिया अंडर दीज क्रॉप, कौन कौन सी क्रॉप्स, वीट होगी आपकी, मेज होगी, राइस होगी, बार्ले हो गई, पल्सेस होगी, आर दी मेजर क्रॉप्स इन द स्टेट, ठीक है। तो जो वीट है, मेज है, राइस, बार्ले, पल्सेस, ये क्या है, मेजर क्रॉप्स है, ठीक है। अब ये जो एरिया अंडर है इस क्रॉप के वो कितना करता है, नियरली 82% ऑफ टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करती है ये क्रॉप्स, 82%, ठीक है। अब करंटली जो कल्टीवेटेड एरिया है वीट के अंदर वो कितना है, 35%, मेज के अंदर है 32%, और इट 68 कॉन्स्टिट्यूट 68% ऑफ द टोटल,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है जो कि आपका कल्टीवेशन के अंडर आ रहा है वो कौन सा है, वीट के लिए, और फिर है आपका मेज़ के लिए। तो बस इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेटेड एरिया है वो आपका है वीट का, और मेज़ का फिर कितना है 32 और वीट का है 35। अब आता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, ये आपकी रेफर होती है टू दी रेजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, कि कितना आपने रेज करा है नंबर ऑफ क्रॉप को फ्रॉम दी सेम फील्ड एक एग्रीकल्चर ईयर में। ठीक है, एक ही फील्ड से कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स को आपने रेज करा है, उसको क्या है आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो इसका जो यहाँ पर आपको टेबल गिवन है, तो सबसे नंबर 1 पे है ऊना, फिर है हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन। ठीक है, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति, शिमला और किन्नौर। ठीक है, तो ये आपको ये तीनों याद रखना, और यहाँ पर आपको ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा है ऊना, फिर है हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, ठीक है, और सोलन। ठीक है, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स आपको ध्यान में रखना है, ये भी न्यू है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। अब देखिए जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये याद रखने वाली है कि पेपर में कभी स्टेटमेंट आ गई कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो राइस का है वो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर रहा है। अगर हम बात करें वेजिटेबल की, वो मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है, और जो रागी है, रागी जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है 310% से। देखिए यहाँ पर टेबल से आपको समझ आ जाएगा। अगर हम फ्रूट ग्रेन की बात करते हैं तो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कितना परसेंटेज है, 43.40%। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि फूड ग्रेन का जो कितना परसेंटेज है कंट्रीब्यूशन, तो वो है आपका 43.40। अगर हम करते हैं रागी की बात तो वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए 2021 है, यहाँ पे 2022 2023 है, तो रागी का इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम देखें राइस की बात करें तो राइस का जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वही बस ध्यान में रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेंड्स इन प्रोडक्टिविटी, तो जो कल्टिवेटेड लैंड है हिमाचल में वो क्या हो रहा है, वो एक अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, जितना कल्टीवेशन का जो एरिया है, ठीक है, जितना होना था वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, इसीलिए अब क्या ज़रूरत है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए कि हम हाई वैल्यू जो क्रॉप्स है उसको लगाए, कुछ ऐसे सीड्स लगाए हाई यील्डिंग प्रॉपर्टीज़ हो जिसकी। ठीक है, तो क्योंकि जो सैचुरेशन पॉइंट है वो ऑलरेडी आ चुकी है कल्टीवेशन लैंड की। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हिमाचल है वो ऑलरेडी रीच्ड अ प्लेटो सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, अगर हम 2021-2 की बात करें तो 2.24 थी, और टारगेट कितना है 2.20 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में क्या होता है, हाई क्वालिटी के जो सीड्स है उसका यूज़ होता है। हाई यील्डिंग जो वैरायटी के अगर हम सीड्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाई प्रोडक्शन होगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स की होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इस तरह के पॉइंट्स है वो आपके मेंस में लिखने के काम आते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट है आपके पास है फार्म्स डेवलपमेंट स्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो जो 20 क्या है आपके पास, 20 है सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, 3 क्या है वेजिटेबल डेवलपमेंट स्टेशन, और 12 क्या है आपके पास पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशंस। ठीक है, 1 क्या है जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन। तो यही कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान में अगर रहती है वेल एंड गुड, अदरवाइज इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस एक नज़र इस पर ज़रूर मार देना कि 20 आपकी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है, 3 वेजिटेबल है, और 12 पोटैटो डेवलपमेंट है, और 1 जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए प्लांट जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस पर क्या है, सरकार 50% इंसेंटिव टू ऑल कैटेगरी ऑफ फार्मर्स। किसके लिए, देखो प्लांट की प्रोटेक्शन करनी है, किससे करोगे, इंसेक्ट से करोगे, कुछ उसमें डिजीज़ होगी उससे करोगे, तो उसके लिए जो है हर कैटेगरी के फार्मर को 50% इंसेंटिव दिया जाएगा। बस यही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। क्या है सॉयल टेस्टिंग प्रोग्राम। अब देखिए सॉयल टेस्टिंग प्रोग्राम जो है उसके लिए 11 सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज बनाई गई है, 3 फर्टिलाइज़र एंड सीड लेबोरेटरी। ठीक है,
11 है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी और 3 क्या है फर्टिलाइजर एंड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी, 2 क्या है बायो कंट्रोल लेबोरेटरी और 1 क्या है पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, और 1 बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, ठीक है। इनकी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए अगर हमारी जो सॉइल है, ठीक है, अगर जो हमारे सीड्स है, जो फर्टिलाइज़र है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, उसमें क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है और जो 3 फर्टिलाइज़र सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, तो ये जो नंबर्स है ना ये कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब 2 बायो कंट्रोल लैब्स आर ऑपरेटिंग इन कांगड़ा एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट नॉन केमिकल टेक्निक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। तो बस ये चीज़ें बस थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। और साथ में एक चीज़ और है कि सॉइल टेस्टिंग जो सर्विस है हैज़ बीन added in the Himachal Pradesh Government Public Service Act 2011, in which soil health card are made available to farmer via internet service within the time limit specified। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ये पहले भी HS के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाना, जो आपका सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वाला है कि कितनी सॉइल टेस्टिंग है, कितनी बायो कंट्रोल लैब्स है, ठीक है, कहाँ पे है। तो जो 2 बायो कंट्रोल लैब्स है वो आपकी कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, किसके लिए है, टू प्रमोट नॉन केमिकल टेक्निक्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि येलो में मैंने हाईलाइट करी है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को भी पढ़ के जाओगे तब भी, अगर इतना भी करके जाओगे तब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना सारा डाटा याद नहीं रहता है। पर इसको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बार बार रिवीजन। नेक्स्ट हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पढ़ लेते हैं कुछ, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने चलाए हैं। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो चले हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में क्या है आपके पास, ये जो स्कीम्स के कंपोनेंट है, क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम, ठीक है, क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम। दूसरी क्या है, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम। तीसरी क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन। फोर्थ क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरी। देखिए यही सभी चारों चीज़ें अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, यही सीड मल्टीप्लिकेशन, लेबोरेटरीज, ठीक है, वेजिटेबल की प्रोडक्शन के लिए। तो यही सब हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें किस तरह से एग्रीकल्चर जो है उसको हमें प्रमोट करना है, या फिर अच्छी क्वालिटी, या फिर जो उसके लिए ऐसे कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आए जिससे कि उसमें उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम में आपको एक चीज़ बस यही ध्यान रखनी है कि ये जो है वो बेस्ड है आपकी जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, ईट हंगर, इंश्योर फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन हम ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 11 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यही सब चीज़ें अगेन इसमें रिपीट हुई है। अब नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपकी मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। देखिए मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना है, तो किससे संरक्षण करना है, इसके लिए देखिए सोलर फेंसिंग लगाए, जो सरकार इसके अंदर जो दे रही है स्कीम के अंदर वो क्या है, सोलर फेंसिंग दे रही है, एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम, ठीक है। देखिए सोलर फेंसिंग की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मंकी होते हैं, ये क्या कर देते हैं, जो क्रॉप्स होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए सोलर फेंसिंग के लिए जो है सरकार वो क्या कर रही है, 85% की सब्सिडी दे रही है, ठीक है, अगर 3 और मोर देन 3 फार्मर है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल बेस है, ठीक है, तो उसके लिए कितनी है, 80%, ठीक है, इफ़ फार्मर चूज टू इंस्टॉल सोलर फेंसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो जो ये सोलर फेंसिंग, एंटी हेल नेट, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम जो है ये किसके अंदर आ रहा है, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। संरक्षण का मीनिंग ही क्या होता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सोलर फेंसिंग आपको याद रखनी है, वाइल्ड एनिमल, मंकी से क्रॉप्स को क्या करना है, बचाना है। इसके लिए 85% जो सब्सिडी है, अगर 3 से ज़्यादा फार्मर है, अगर इंडिविजुअल फार्मर है, एक फार्मर है, तो उसको 80% की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी हेल नेट। अब एंटी हेल नेट जो है हेल स्टॉर्म, जो ओले होते हैं उससे बचाने के लिए, क्रॉप्स को बचाने के लिए एंटी हेल नेट लगाया जाता है, ठीक है। अब एंटी हेल नेट के लिए जो सब्सिडी है वो कितनी है, 80% है, ठीक है। एंटी हेल नेट के लिए कितनी सब्सिडी है, 80% सब्सिडी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सोलर फेंसिंग में
85% अगर 3 से ज़्यादा फार्मर है, और अगर इंडिविजुअल है तो 80% है। ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम में क्या है, इसमें आपको 70% सपोर्ट करेगी अगर आप रिप्लेस करते हो पॉलीशीट को। ठीक है, देखिए पहले ग्रीन हाउस बनाने के लिए पॉलीशीट का यूज़ होता था, अगर आप अब इसको रिप्लेस करके क्या है, अगर आप इसको रिप्लेस कर देते हो तो जो आपकी सरकार है वो आपको 70% का सपोर्ट देती है। ठीक है, इसीलिए जो ये तीनों स्कीम्स है ये किसके अंडर आ रही है आपकी, ये आपकी आ रही है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ठीक है, ये स्टेट की स्कीम्स है सारी की सारी। नेक्स्ट है हमारी हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जी का एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट है ये। इसके 2 फेजेस है, देखिए जो आपका हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट है, ये किसके हेल्प से चलाया जा रहा है, जीका। ठीक है, जीका की फुल फॉर्म क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। ठीक है, तो ये 2 फेजेस में चल रहा था। ठीक है, फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है, अभी देखिए फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, तो फेज़ 2 में क्या है, फेज़ 1 में देखिए आपके पास जो ये चला था प्रोजेक्ट कांगड़ा, मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर। ठीक है, अब जो फेज़ 2 है उसके लिए आपके पास सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखना कि फेज़ 1 में ये थे और फेज़ 2 में इसमें सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, अब जो फेज़ 2 के लिए जो जीका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट है, विद एन आउटले कितने का आउटले है, 1010 करोड़ का। ठीक है, तो ये जो ये डाटा है इसको आपको ध्यान में रखना है, और जो जीका है उसको ध्यान में रखना है कि जो आपका हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट है वो किसकी हेल्प से चल रहा है, वो जीका की हेल्प से चल रहा है। ठीक है, और फेज़ 2 के लिए कितना आउटले है, 1010.13 करोड़ का है, और इसमें सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस परियोजना। नूतन पॉली हाउस परियोजना में भी जो आपकी पॉली हाउसेस की कंस्ट्रक्शन के लिए कितने का असिस्टेंट दिया जा रहा है, 85% का। ठीक है, तो एंटी हिल नेट के लिए कितना है, 80। ठीक है, और आपका पॉली हाउस के लिए कितना है, 85%, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीदार मजदूर जीवन संरक्षण योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी फार्मर की कोई इंजरी हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी, तो उसके लिए कुछ कंपनसेशन है। ठीक है, जैसे कि 10,000 से लेकर 3 लाख तक। ठीक है, अगर कोई भी इंजरी परमानेंट है या फिर पार्शियल है या फिर हैंडीकैप हो जाता है या डेथ हो जाती है, तो ये आपको जो कंपनसेशन मिलेगा ये मिलेगा अंडर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीदार मजदूर जीवन संरक्षण योजना के। तो ये स्कीम्स देखिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है बट ईजी रहती है। अगर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इससे क्या याद रखना है तो आप इजीली इसको याद कर लोगे, क्योंकि जो स्कीम का नेम होता है वहीं से हम कैच कर लेते हैं कि ये रिलेटेड है इससे। अब एग्रीकल्चर जो मार्केट है, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट आपका हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 ठीक है गवर्न्स एग्रीकल्चर मार्केट। तो जो ये चीज़ है ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको कौन गवर्न करता है, आपका जो ये एक्ट है 2005 का। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, ठीक है, जो जिसको APMCs बोला जाता है, और एक बोर्ड है हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, जो कि आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है। अभी अगर देखते हैं हम तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो कि कनेक्ट करता है 26 स्टेट को होलसेल मार्केट प्लेसेस पे, क्योंकि ई नाम के अंदर अगर पूछा गया तो कितनी एग्रीकल्चर मार्केट को कनेक्ट करता है, ये 26 स्टेट को, ठीक है, 26 ये स्टेट्स को कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कनेक्ट 26 स्टेट। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, ठीक है। अब जो आपका प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है ये किसको प्रमोट करता है? ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कल्टीवेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है आपकी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंडर आती है। इसके लिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है? टू रिड्यूस कल्टीवेशन कॉस्ट। सेकंड क्या ध्यान रखना है? टू यूज़ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड इज़ डिस्करेज। जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करते हैं और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं उसको ये डिस्करेज करता है। किसको प्रमोट करता है? ये बायो पेस्टिसाइड्स को, ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स हो गए और बायो इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका आता है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए आपका जल से कृषि को बल। अब जल से कृषि को बल किसके लिए है, ये किसकी प्रमोशन के लिए है, ये करता है आपका टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, जल से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर इरिगेशन के लिए होगा। इसमें क्या है, चेक डैम्स एंड पॉन्ड आर बिल्ट एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये जो पॉइंट है ना, चेक डैम एंड पॉन्ड्स किसके अंडर बिल्ड किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे जल से कृषि को बल योजना में। नेक्स्ट है फ्लो इरिगेशन स्कीम। देखिए फ्लो इरिगेशन स्कीम में आपके पास क्या है, आप जैसे कि कुल होते हैं, ठीक है, उनको रेनोवेशन के लिए जो है सरकार आपको कुछ 50% जो सब्सिडी है वो देगी। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोरवेल हो गया, ठीक है, शैलो वेल्स हो गया, और 100% जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के द्वारा, अगर कम्युनिटी बेस्ड वर्क है तो 100% असिस्टेंट मिलेगा, अगर मतलब कि 50% सब्सिडी दी जाएगी बोरवेल के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ डिफरेंस होता है उसको बस ध्यान में रखना है, बाकी आपको स्कीम से ही समझ आ जाएगा कि ये जो फ्लो इरिगेशन स्कीम है ये रिलेटेड टू किससे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जो भी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है, न्यू इक्विपमेंट्स है, उसके बारे में किसान को बताया जाएगा, और इस पे भी 40 to 50% जो सब्सिडी है वो जो इक्विपमेंट लेता है किसान उसको दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना में क्या है, इसमें जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि FPO बोला जाता है, विद लिटिल रिसोर्सेज एंड डिफ़िकल्टी कंस्ट्रक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन देयर ओन। ठीक है, अब जो ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये कृषि कोष को स्टार्ट करा है टू असिस्ट फार्मर विद सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडीज एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज। ठीक है, कृषि कोष देखिए उसी से समझ आ रहा है कि ये रिलेट करेगा आपका कि कुछ जो किसान के लिए टू असिस्ट फार्मर विद सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज से। नेक्स्ट है आपका कृषि से संपदा योजना, कृषि से संपन्नता। ठीक है, अब कृषि से संपन्नता योजना के अंदर आपके पास जो इंस्टीट्यूट है आपका हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी जो कि आपका पालमपुर में है। ठीक है, हैज़ फाउंड अ नोवल टाइप ऑफ हींग। ठीक है, तो किसने फाउंड करा है, जो आपका पालमपुर में IHBT है। ठीक है, तो फिर इसके थ्रू इन्होंने क्या बोला कि जो हींग है उसको हम जैसे लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, चंबा में जो हींग को कल्टीवेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सैफरन है उसको भी ग्रो कर सकते हैं। तो बस यही इससे रिलेटेड है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ये सारी की सारी जो अभी हमने पढ़ी ये थी आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सबसे पहले है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, रफ्तार जिसको बोला जाता है, नेशनल बैम्बू मिशन है। तो नेशनल जो बैम्बू मिशन है इसका मेन गोल क्या है, टू इंक्रीज द एरिया अंडर बैम्बू प्लांटेशन ऑन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड प्राइवेट लैंड, टू सप्लीमेंट फार्म इनकम, कंट्रीब्यूटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सब चीज़ें रिलेटेड है आपकी नेशनल बैम्बू मिशन से, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। देखिए क्रॉप इंश्योरेंस किसके लिए होगी कि जो अगर क्रॉप आपकी ख़राब हो जाती है तो उसकी इंश्योरेंस के लिए। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, एंड रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आर इन इफेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो वीट एंड बार्ले जो आपकी है राबी सीज़न की क्रॉप्स है, ठीक है, ये आती है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आती है। और जो मेज़ और पैडी है ये आपकी क्या है, क्रॉप्स आर कवर ड्यूरिंग द खरीफ सीज़न। ठीक है, तो ये आपकी किसके अंडर है, ये आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें अगर आपसे कभी पूछा कि टू क्रिएट कंपटीशन अमंग्स द फार्मर फॉर अचीविंग द बेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि पुरस्कार योजना हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट। तो ये किस स्कीम के अंडर है, ये आपकी सपोर्ट टू द स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी प्रोग्राम अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो इतना जो भी ये है नाम है इसका आप सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बोल सकते हो या फिर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंडर जो है क्या होगा, फार्मर के बीच में कंपटीशन लाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बेस्ट उनको बताने के लिए कृषक पुरस्कार योजना जो है वो स्कीम के अंदर चलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या करा है, जो फार्मर्स है आपके SC ST स्मॉल एंड मार्जिनल एंड वुमेन फार्मर ग्रुप्स, वो क्या करेंगे 50% सब्सिडी
उनको मिलेगी ऑन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये किसकी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको 50% सब्सिडी देगी। ठीक है, अब इसमें जो है कस्टमर हायरिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं। कस्टमर हायरिंग सेंटर का क्या काम है, प्रोवाइड सर्विस टू फार्मर इन सराउंडिंग रीजन फॉर दो स्टेट फार्मर हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय हैवी इक्विपमेंट। का नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसमें क्या है, प्रोडक्टिविटी इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ रेलियंट ऑन द इक्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर एंड सॉइल। ठीक है, तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है वो यही ध्यान में रखना है कि इन ऑर्डर टू अचीव दिस द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन डेवलप्ड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट पर्टिकुलरली इन रीजन दैट गेट रेन वाटर। ठीक है, तो रेन वाटर से रिलेटेड जो ये वाली आपकी स्कीम्स है, ये है आपकी स्टेट की। नेक्स्ट जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी जो हमने पढ़ी वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये जो है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो जो परंपरागत से क्या समझ आता है कि जो चली आ रही हो, जैसे कि आ स्टेट जो है वो क्या है, अबंडेंट है नेचुरल रिसोर्स का, बायोडाइवर्सिटी, रेनफेड एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, जिससे कि जो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो करना पॉसिबल हो जाता है। तो जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक है, उसके थ्रू क्या है कि जो फार्मर आर लर्निंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेशन इन 100 क्लस्टर हैविंग एरिया ऑफ 50 एकड़ इन ईच क्लस्टर। ठीक है, तो सिंस आवर स्टेट इज यूजिंग सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, ग्रेटर एम्फेसिस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो ये जो है हमारी स्कीम, तो इसको एक बार ज़रूर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन हेल्थ ऑन सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। ठीक है, जो सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट है ये किसको प्रमोट करता है, लोकेशन एंड क्रॉप स्पेसिफिक सस्टेनेबल सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट को। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सॉयल की हेल्थ है उसका ध्यान रखा जाए। अब है नेक्स्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आपका बिगिन हुआ था 2007 में। ठीक है, वीट के लिए आपके पास 9 डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के। वैसे ही जो आपके 9 डिस्ट्रिक्ट फॉर मेज़, जिसमें कि शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति अगेन नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, बाकी हर जगह पे आपका जो ये मिशन है वो चल रहा है वीट के लिए। और 2 डिस्ट्रिक्ट करे हैं राइस के लिए, कांगड़ा और मंडी। ठीक है, और 9 डिस्ट्रिक्ट है मेज़ के लिए। देखिए वीट, राइस और मेज़, तो बाकी वीट और मेज़ के लिए 9 डिस्ट्रिक्ट है और राइस के लिए सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा और मंडी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पे याद रखना है आपको, हर खेत को पानी। ठीक है, ये आपका किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें है एंड टू एंड इरिगेशन। ठीक है, अब इसमें ये भी याद रखना है मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, ये भी आपका किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आता है। हर खेत को पानी याद रखना है, एंड टू एंड इरिगेशन याद रखना है और मोर क्रॉप पर ड्रॉप आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है आपकी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान योजना, जिसको पीएम कुसुम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ठीक है, इसमें क्या है 85 जो % सब्सिडी है, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, और 80% दिया जाएगा मीडियम एंड लार्ज फार्मर को, और इंडिविजुअल एंड कम्युनल बेसिस टू इंस्टॉल सोलर पंपिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सोलर पंपिंग टेक्नोलॉजी के लिए इसमें 85% जो है वो स्मॉल और मार्जिनल को दिया जाएगा और 80% किसको, मीडियम एंड लार्ज को दिया जाएगा सपोर्ट। ठीक है, एक तरह से जो सब्सिडी होती है। पीएम कुसुम का एम क्या है, टू गिव सिक्योर इरिगेशन टू क्रॉप, इंक्रीज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी इन डिस्टेंट लोकेशन वेयर एनर्जी इज एक्सपेंसिव कंपेयर टू सोलर फोटोवोल्टिक पंप्स। ठीक है, तो ये पीएम कुसुम भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, न्यू स्कीम है जिसको कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान ऑन एग्रीकल्चर इन द स्टेट। फाइनेंशियल ईयर जो इस साल का है, अब जो फंड आया था वो 3 करोड़ का आया था। ठीक है, इस स्कीम में क्या है
with the technical support of the Department of Information Technology and Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation Limited as per devised NEGPA Digital Agriculture Guideline। देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ई है तो ई मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यू स्कीम है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो बस याद रखना कि किसके थ्रू इम्प्लीमेंट है। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है। तो ये हमारे आज का एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बाकी बहुत डिटेल में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ी सी चीज़ें जैसे परंपरागत मैंने आपको बताया, ठीक है, परंपरागत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, परंपरागत इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया आप खुद भी लगा सकते हो कि कौन सी जो स्कीम है उसकी वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कुछ स्कीम इसमें ऐसी भी है जिसको आप बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कुछ स्कीम जिसको हम बिल्कुल स्किप करें उसको मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, या फिर सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो पेपर में आ सकता है, कि या मैं उसी को ही पढ़ाऊँ या फिर जिस तरह से मैंने आज आपको पढ़ाया या मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए लेकर आऊँ, उससे वीडियो छोटी हो जाएगी, या फिर जिस तरह की से आज की वीडियो थी या फिर इससे और ज़्यादा डिटेल में। तो जैसा भी आपका सजेशन रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो हॉर्टिकल्चर की है वो मैं उस तरह से बनाऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। एंड एक चीज़ मैं फिर से आपको बोलूँगी कि इकोनॉमिक सर्वे का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने नोट्स बनाना और उन्हीं को ही बार बार रिवाइज़ करना। शॉर्ट्स नोट बनाओ और उनको बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है। तो यही था आज के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हॉर्टिकल्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।